गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग कंटिन्यू रखते हैं, है ना। चूंकि चैप्टर का जो नाम है वो है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये फिजिकल पार्ट्स और फिजिकल पार्ट्स का ये पहला वीडियो हम लोगों ने बना दिया था, है ना। कल मैंने बना दिया था। उसके बाद इंट्रोडक्शंस भी आपको बता दिया गया, और इंट्रोडक्शन को बताने के बाद जो कुछ गैसें हैं जो एटमॉस्फेयर में काफी इंपॉर्टेंट रोल रखता है ना, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, उसमें से कुछ जो गैस है वो हम लोगों ने देख लिया था, और कुछ गैसेस और बची हुई है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर की ओर करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि पता है कि ओजोन गैस जो है हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए ये धरातल से 10 से 50 किलोमीटर की रेंज में, है ना, 10 से 50 किलोमीटर की रेंज में ये पाया जाता है ना। ओजोन गैस, ओजोन इज अनदर इंपॉर्टेंट गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर, है ना। इंपॉर्टेंट गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर फाउंड मेनली, है ना, 10 to 15, है ना, 10 to 15 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, है ना। ठीक है ना, तो ये चीज क्लियर हुआ ना। जो ओजोन गैस है, ओजोन गैस जो है वो धरातल से कितने किलोमीटर वाले क्षेत्र तक पाया जा रहा है? 10 से 15 किलोमीटर के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, मतलब पाया जाने का मतलब ये एक लेयर है। जब स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे तो एक लेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बाद जो है स्ट्रेटोस्फेयर का लेयर है, और उसी स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में क्या है, ओजोन गैस पाई जाती है ना। ओजोन गैस के बारे में हम लोग और डीप में पढ़ेंगे जब एक चैप्टर आएगा, है ना, ग्लोबल वार्मिंग, तो हम लोग उसमें वहां पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चूंकि ये चीज आपको क्लियर हुआ, इसके अलावा क्या है, इट एक्ट एज ए फिल्टर एंड एब्जॉर्ब द अल्ट्रा वायलेट, है ना। ये अल्ट्रा वायलेट जो है, अल्ट्रा वायलेट रेज है, अल्ट्रा वायलेट रेज सन एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये एक फिल्टर का काम करता है। ओजोन जो गैस है वो एक फिल्टर का काम करता है। फिल्टर का मतलब जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं उसको वो अंतरिक्ष में भेज देती हैं, और जो अल्ट्रा वायलेट किरणें नहीं होती हैं उसको क्या है कि धरातल में पहुंचाने का प्रयास करती है। ठीक है ना। तो इस तरीके के क्या है कि इसका ओजोन गैस का अगर ओजोन गैस नहीं होता तो आज हम लोग मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। ठीक है ना। तो ओजोन गैस की इंपॉर्टेंस इस आधार पर है। ठीक है ना। नेक्स्ट है कुछ स्टूडेंट का जो वीडियो फर्स्ट बना था उसमें कुछ लोगों ने ये मेरे को फोन किया था कि सर ये चार्ट में जो आप बना रहे थे वो दिख नहीं रहा था, है ना। तो मैं उस चार्ट को फिर से ये बना लिया था। मैंने ये कहा था कि जो सन है ना, जो सूर्य की किरणें हैं वो किस फॉर्म में आती हैं, तो शॉर्ट वेव में आती है ना। शॉर्ट वेव में आती है धरातल पर, जिसको हम लोग बोलते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन या इनकमिंग सोलर इंसोलेशन, है ना। ये शॉर्ट वेव में आती है, और धरातल को गर्म करने के बाद क्या होता है कि फिर ये वापस चला जाता है ना, जिसको अल्बिडो में पढ़ेंगे। तो जो धरातल को गर्म करने के बाद जो किरणें रिफ्लेक्ट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या भौमिक विकिरण, है ना। भौमिक विकिरण। धरातल जो है वो दोनों से गर्म होता है, सन से भी गर्म होता है और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से भी गर्म होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो है धरातल कौन से प्रोसेस से गर्म होती है, तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से गर्म होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ये बहुत गिरो फिरा के क्वेश्चन पूछ देता है कि ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जो CO2 है ना, CO2 एक काफी इंपॉर्टेंट गैस होती है फोटोसिंथेसिस को क्रिया करने में, है ना। और इस प्रोसेस से क्या होता है, इस प्रोसेस से जो है मानव मतलब ये जो प्लांट्स एनिमल है वो अपनी एक्टिविटी करते हैं और उससे हमें ऑक्सीजन मिल पाता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है वो धरातल को गर्म करने के बाद वापस जाती है, और ये किस वेव में जाती है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ये लॉन्ग वेव में जाती है ना। ये क्या होती है, लॉन्ग वेव में जाती है। तो आती है शॉर्ट वेव में इनकमिंग, और आउटगोइंग जो है ना,
आउटगोइंग कौन सा कहलाएगा? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है वो आउटगोइंग इन रेडिएशन कहलाएगा। और ये किस वेव में जाती है? तो लॉन्ग वेव में जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जैसे लॉन्ग वेव में तो जाती है, लेकिन उससे पहले क्या है कि जो CO2 है, जैसे फॉसल फ्यूल से, है ना, फॉसल फ्यूल्स के जलने से, है ना, फॉसल फ्यूल जब जलते हैं तो उससे क्या होता है, काफी ज्यादा पॉल्यूशन फैलता है। कहां पर? पर्यावरण में, है ना। इसके अलावा इंडस्ट्रीज हो गया, ठीक है ना। ये सारे एक्टिविटी से क्या होता है कि जो CO2 है इसकी मात्रा बढ़ते चला जाता है, और मात्रा बढ़ने के फलस्वरूप क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर का जो लेयर है वो काफी थिक हो जाता है, काफी मोटा हो जाता है। अब क्या है कि इनकमिंग जो सोलर इंसोलेशन है आता तो है, लेकिन ये वापस नहीं जा पाता है। वापस नहीं जाने का मेन कारण क्या है कि एटमॉस्फेयर का लेयर पॉल्यूशन के वजह से काफी ज्यादा मोटा हो गया है, और इससे क्या है कि जो टेम्परेचर है ना, मतलब इंसुलेशन जब जा ही नहीं रहा है तो आसपास का तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही, और बढ़ेगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो समस्या है वो सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया क्या हो रही है, इससे जूझ रही है। और इसका मेन कारण क्या है? ये पॉल्यूशन, है ना। तो इसको हम लोग अलग सा वीडियो बनाएंगे, अभी बस इतना इसकी इंपॉर्टेंस था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। वाटर वेपर, अब देखते हैं हम लोग वाटर वेपर का क्या रोल है ना। तो वाटर वेपर हम लोग देखते हैं कि वाटर वेपर जो है वो किस तरीके का रोल अपनाती है एटमॉस्फेयर में, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। वाटर वेपर, ठीक है ना, वाटर वेपर। तो जनरली क्या है कि गैस फॉर्म ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड वाटर वेपर। हाँ, कहने का मतलब क्या है कि जो एटमॉस्फेयर में जो गैस फॉर्म होता है ना, जैसे हम कोई पानी को गर्म करते हैं, तो पानी को गर्म करने के बाद जो वाष्प आता है, वेपर जो ऊपर उठता है, उसी को क्या है, एक गैस फॉर्म होता है जो एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर वेपर, है ना। तो गैस फॉर्म ऑफ वाटर प्रेजेंट, गैस फॉर्म gas form of water present in the atmosphere is considered as वाटर वेपर, है ना। तो वाटर वेपर, तो वाटर वेपर जो है वो एक गैस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है। तो इट इज द सोर्सेस ऑफ ऑल काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन, है ना। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्षा होती है ना, जैसे ओले ओले पड़ना, है ना, हिमपात के रूप में रेनफॉल होना, ये जितने भी प्रकार के जो प्रेसिपिटेशंस है, वो जितने भी प्रकार के जो प्रेसिपिटेशंस है, वो उसका मेन कारण जो है वो वाटर वेपर ही है। उसका मेन कारण क्या है? वाटर वेपर है। और वाटर वेपर अगर नहीं होगा तो प्रेसिपिटेशंस भी नहीं होगा। इसीलिए आप देखते होंगे जब इंसोलेशन से जब पानी गर्म होता है ना, समुद्र का पानी, नहर का पानी, नदी का पानी, तो वो वाष्प होकर कहाँ जाती है? ये वाष्प होकर एटमॉस्फेयर में जाती है। और यही एटमॉस्फेयर जो है, यही एटमॉस्फेयर में जब ये कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है ना, जब ये मतलब कंडेंसेशन के प्रोसेस से जब वर्षा होती है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन, है ना। तो प्रेसिपिटेशंस का रूप क्या हो सकता है? ओले के रूप में भी हो सकता है, हिमपात के रूप में भी हो सकता है, और रेन के रूप में भी हो सकता है। ये तीनों को मिला के ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसको प्रेसिपिटेशंस, ठीक है ना। तो वाटर वेपर वाला आपको क्लियर हुआ। इसके अलावा क्या है कि वाटर वेपर एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, है ना। जो वाटर वेपर है वो क्या करता है? एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द इनकमिंग। इनकमिंग का मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, फिर बनाना पड़ेगा, ये मिट गया था। ठीक है, तो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, इनकमिंग जो सोलर रेडिएशन है उसका कुछ भाग जो है
वाटर वेपर भी एब्जॉर्ब कर लेती है ना। कुछ भाग जो है वाटर वेपर भी एब्जॉर्ब कर लेती है, ये इसी की बात हो रही है। वाटर वेपर भी एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब वाटर वेपर एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन फ्रॉम द सेल एंड प्रेजेंस द अर्थ रेडिएटेड हीट, है ना। इट दस एक्ट लाइक ए ब्लैंकेट। कहने का मतलब यही हुआ कि अगर इनकमिंग सोलर रेडिएशन को, ये जो डस्ट पार्टिकल है एटमॉस्फेयर में, जो डस्ट पार्टिकल जो मौजूद होते हैं, अगर ये एब्जॉर्ब नहीं करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता, तो क्या होता कि ये एक तरीके का सर्दी में ज्यादा सर्दी पड़ता है ना, गर्मियों में ज्यादा गर्मी पड़ता, ठीक है ना। तो एक तरीके का क्या है, ये ब्लैंकेट का काम करता है। वाटर वेपर जो है एक तरीके का ये क्या करता है, एक तरीके का ये ब्लैंकेट का काम करता है। तो इट डज एक्ट लाइक ए ब्लैंकेट। तो ये चीज पता चला कि पूछ देगा कि कौन सा गैस जो है ना, कौन सा गैस एटमॉस्फेयर में ब्लैंकेट का काम करता है। ब्लैंकेट में क्या होता है, जब हम लोग उसको ब्लैंकेट ओढ़ते हैं तो सर्दियों में, तो हमें क्या होता है, सर्दी नहीं लगती है ना। तो सेम एज इट इज वही प्रोसेस होता है। अगर वाटर वेपर मौजूद नहीं होगा तो वो प्रोसेस जो है हमारे मतलब अर्थ पर क्या होता है, गर्मियों में ज्यादा गर्मी पड़ता है ना, और मतलब एक तरीके का जो टेम्परेचर है ना, वो टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई हाई होता। तो इसका रोल भी क्या है कि काफी इंपॉर्टेंस है वाटर वेपर का एटमॉस्फेयर में। तो ये चीज क्लियर हुआ वाटर वेपर, ठीक है ना। अब आता है डस्ट पार्टिकल, ठीक है ना। एक हो गया आपका ओजोन क्लियर हो गया, वाटर वेपर क्लियर हो गया। अब आता है हम लोग देखेंगे डस्ट पार्टिकल्स। तो डस्ट पार्टिकल जो है वो एटमॉस्फेयर में कहां से आती है ना। तो डस्ट पार्टिकल जो है एटमॉस्फेयर में कहां से आती है, ये हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। डस्ट पार्टिकल्स, तो इसमें क्या है, दिस पार्टिकल आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो डस्ट पार्टिकल्स है वो एटमॉस्फेयर में कहां से आता है ना। तो डस्ट पार्टिकल कहां से आता है, जैसे आप देखते हैं ना कि जब धूल भरी आंधियां चलती है, तो वो जो धूल है वो उड़कर आपका एटमॉस्फेयर में जाती है। स्मोक, जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे जो इंडस्ट्री है जिससे धुआं निकलता है ना, जो हम लोग जंगलों में आग लगता है, तो उससे भी क्या होता है, बहुत सारे जो डस्ट है वो रिलीज होता है और वो कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है। ओसनिक सॉल्ट है ना, ओशन सॉल्ट जो है, ओसनिक सॉल्ट जो समुद्र में का पानी जब इवापोरेटेड होके सूखने लगता है, तो वो भी क्या है, एक ओशन सॉल्ट के रूप में भी क्या है, वो एटमॉस्फेयर में जाता है। और इसके अलावा डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स ऑफ मेटोर, जब वो टूटता है ना, मेटोर्स उल्का पिंड जब ये टूट कर गिरते हैं, तो उसके कुछ पार्ट जो है वो एटमॉस्फेयर में भी मौजूद होते हैं, ठीक है ना। तो जिसके वजह से क्या होता है कि ये डस्ट पार्टिकल जो है वो एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप देखिएगा इसकी इंपॉर्टेंस इस आधार पर है कि कंडेंसेशन के प्रोसेस में, कंडेंसेशन वर्षा लाने के लिए है ना, कंडेंसेशन बनाने के लिए है ना, ड्यू पॉइंट्स के रूप में, ये सारी चीजों के लिए डस्ट पार्टिकल जो है एटमॉस्फेयर में काफी इंपॉर्टेंट रोल अपनाता है
है ना। एक पॉइंट और देख लेते हैं हम लोग। तो द हायर कंसेंट्रेशन ऑफ जो डस्ट पार्टिकल्स है ना, वो आपको कहां देखने को मिलेगा, इज फाउंड इन सब ट्रॉपिकल, है ना, सब ट्रॉपिकल 30 से 35 एंड टेम्परेट रीजन 35 से लेकर 45 ड्यू टू ड्राई विंड। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो सबसे ज्यादा जो डस्ट पार्टिकल है वो आपको ग्लोब में कहां देखने को मिलेगा, तो देखिएगा कहां देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका 0 डिग्री, है ना, ये हो गया 0 डिग्री, और यहां पर आप देखेंगे, है ना, 30 से लेकर, है ना, 30 से लेकर 35 वाला जो लेयर है बोथ हेमिस्फीयर में, यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पे आपको डस्ट पार्टिकल काफी ज्यादा उड़ता है, काफी ज्यादा आपको उड़ता हुआ मिलेगा, या काफी ज्यादा जो है डस्ट पार्टिकल आपको दोनों हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी देखने को मिलेगा। तो इसका रीजंस क्या हो सकता है ना, तो इसका रीजन ये है, इसके अलावा भी आप देखेंगे, इसके अलावा जैसे ये हो गया ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल बेल्ट, ध्यान रखना है अगर ऑप्शंस आता है सब ट्रॉपिकल, है ना, सब ट्रॉपिकल बेल्ट जो है तो उसी पे आपको टिक करना है। इधर भी हो गया आपका सब ट्रॉपिकल, है ना, सब ट्रॉपिकल बेल्ट। तो सबसे ज्यादा जो धूल है वो आपको कहां देखने को मिलेगा, वो आपको 30 से लेकर 35 वाला क्षेत्र में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसके अलावा भी कहा है आपका टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन कौन सा रीजन कहलाता है, तो टेम्परेट रीजन जो है वो 35 से लेकर 45, है ना, 35 से लेकर 45 वाला जो क्षेत्र है ना, ये टेम्परेट रीजन कहलाता है। 35 से लेकर, है ना, ये 45 वाला जो क्षेत्र है, ये 35 से लेकर 45 वाला जो क्षेत्र है, ये टेम्परेट रीजन कहलाता है, टेम्परेट रीजन। तो टेम्परेट रीजन और सब ट्रॉपिकल बेल्ट, यहां पर क्या है कि सबसे ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स आपको पाया जाता है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन, है ना, ये भी ध्यान रखना है, एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल रीजन और पोलर रीजन्स के कंपेयर में सबसे ज्यादा जो डस्ट पार्टिकल है वो आपको सब ट्रॉपिकल बेल्ट एज वेल एज टेम्परेट रीजन वाला क्षेत्र में देखने को मिलता है। बिकॉज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो ड्यू टू ड्राई विंड मतलब यहां पर जो है ना, तो ये भी ध्यान रखना है, इसका बेसिक रीजंस क्या हुआ, तो ड्यू टू ड्राई विंड में क्या होता है, जैसे आप देखिएगा जहां पे हवा चलती है तो हवा चलेगी तो अपने साथ धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर उड़ा के ले जाएगी, है ना, उड़ा के ले जाएगी। तो वहां पर तो क्या होगा, वहां पर तो डस्ट पार्टिकल आपको कम देखने को मिलेगा। लेकिन जहां पर हवा चल ही नहीं रही है, हवा नहीं चलने का मतलब काफी शुष्क है ना, काफी शुष्क है, तो वहां पर क्या होगा, डस्ट पार्टिकल तो उड़ के जाएंगे नहीं। जब डस्ट पार्टिकल उड़ के नहीं जाएंगे तो सबसे ज्यादा डस्ट पार्टिकल तो इसी क्षेत्र में मिलेगा ना। तो ये चीज क्लियर हुआ ना कि क्यों डस्ट पार्टिकल सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन, ठीक है ना। तो ये कुछ गैस था एटमॉस्फेयर में, इसकी इंपॉर्टेंस किस आधार पर है एटमॉस्फेयर में, ये चीज हम लोगों ने बता दिया। अब एक टॉपिक और बचा रह जाएगा, मेन टॉपिक जो है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।